नमस्कार। आज हम कुछ बहुत पुरानी जड़ों की तरफ देख रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे ये लगातार बढ़ता स्ट्रेस, ध्यान का भटकना, या कभी-कभी लगता है ना कि जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, क्या इनका हल हजारों साल पहले के विचारों में मिल सकता है? बिल्कुल। ये सवाल बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देखो तो इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ उंगलियों पर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई लोग पहले से ज्यादा शायद परेशान हैं, बिखरे हुए हैं, अकेले हैं। ये थोड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? बिल्कुल है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर शायद अंदर से कहीं अटक गए हैं। एग्जैक्टली तो क्या इस दौड़ में हम कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ आए हैं? लगता तो है। प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो यूनान के स्टोइक हों या भारत के ऋषि या चीन के ताओवादी विचारक, उन्होंने ना इंसान के मन को, उसके स्वभाव को बहुत गहराई से समझा था। ऐसी चीजें जो टाइम के साथ बदलती नहीं है। अच्छा। और उनके जो दर्शन थे वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, वो प्रैक्टिकल तरीके थे जीने के, मन को संभालने के। प्रैक्टिकल तरीके। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन पुराने खजानों से वो कालातीत ज्ञान निकालें। हाँ। और देखें कि वो आज की हमारी भागदौड़ वाली डिजिटल लाइफ में कैसे फिट हो सकता है, कैसे काम आ सकता है। बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट है ये आज भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। कहाँ से शुरू करें? स्टोइक? हाँ, स्टोइक से करते हैं। वो काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं आजकल फिर से। हाँ, सही कहा। आज की दुनिया में इतना शोर है, सोशल मीडिया का हल्ला, ऑफिस का प्रेशर, हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन। उफ, हाँ। ऐसे में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, ये तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। और ये स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस, बिल्कुल लगता है इन्होंने ये चीज 2000 साल पहले ही पकड़ ली थी। बिल्कुल पकड़ ली थी। देखिए, उनकी टाइम में स्मार्टफोन या सोशल मीडिया नहीं था, पर परेशानियां कम नहीं थीं। अनिश्चितता थी, राजनीति में उथल-पुथल थी, पर्सनल लॉसेस थे, सब कुछ था। पर उनका जो सीक्रेट था वो था कि भाई जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उन पर फोकस करो, और जो नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करो। हाँ। उन्हें स्वीकार करना सीखो। एपिक्टेटस, जो खुद कभी गुलाम थे, बाद में इतने बड़े फिलोसोफर बने। हाँ, उनकी कहानी गजब है। उन्होंने कहा था, बहुत सीधी सी बात है, तुम्हारे साथ क्या होता है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। बस यही रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में जब कुछ गलत होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तब ये याद रखना कि रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, मुश्किल नहीं? मुश्किल तो है, प्रैक्टिस लगती है। स्टोइक ये नहीं कहते कि भावनाएं बुरी हैं या उन्हें दबा दो। अच्छा। मुझे लगता था शायद वो इमोशंस दबाने की बात करते हैं। नहीं, वो कहते हैं इमोशंस को समझो, वो सिग्नल है, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने विवेक से काम लो। ओके। और ये जो आजकल सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी ही बात करती है। तो स्टोइक में क्या अलग है? देखिए, समानताएं बहुत हैं। सीबीटी ने स्टोइक विचारों से बहुत कुछ लिया है, ये सच है, पर स्टोइज्म का दायरा शायद थोड़ा बड़ा है। वो सिर्फ एक थेरेपी नहीं, जीने का एक पूरा फलसफा है। जैसे आपने ऑफिस स्ट्रेस की बात की, स्टोइक सिर्फ ये नहीं कहेगा कि बॉस का मूड कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक कदम आगे जाते हैं। एक तकनीक है प्रीमेडिटेशो मैलोरम। ये क्या है? प्रीमेडिटेशो मैलोरम मतलब? बुरी चीजों की पहले से कल्पना करना। मान लीजिए आपकी कोई बड़ी प्रेजेंटेशन है, आप पहले से सोचें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। प्रोजेक्टर फेल हो सकता है, कोई मुश्किल सवाल आ सकता है। अरे बाप रे, ये तो और टेंशन देगा। नहीं, उल्टा होता है। जब आप पहले से सोच लेते हैं तो उसका डर कम हो जाता है, आप बेहतर तैयारी करते हैं, और अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई भी तो आप मेंटली रेडी होते हैं। एग्जैक्टली। ये पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक्टिव तैयारी है। मार्कस ऑरेलियस, वो रोमन सम्राट, हाँ, मेडिटेशंस वाले, हाँ, उन्होंने अपनी डायरी में यही सब लिखा है। वो कहते थे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन में है, बाहरी घटनाओं में नहीं। इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी। वाह, ये दिलचस्प है। तैयारी और नजरिया, इससे मुश्किलों का असर कम किया जा सकता है। अच्छा, अब स्टोइक तो कहते हैं अंदरूनी कंट्रोल पर फोकस करो, लेकिन भारतीय दर्शन में, खासकर गीता में, भगवद गीता, वहां एक अलग बात है समर्पण की। पर यह समर्पण कोशिश का नहीं, बल्कि रिजल्ट से डिटैचमेंट का है। आज का जो हसल कल्चर है, हाँ, वो तो बस रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। बिल्कुल, अगला टारगेट, अगला प्रमोशन, कितने लाइक्स मिले, हम इसी के पीछे भाग रहे हैं। और देखिए, हजारों साल पहले गीता ने इसी दौड़ की निरर्थकता बता दी थी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कंफ्यूज थे,
अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़े। हाँ, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। तब कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग सिखाया। एसेंस क्या है? अपना काम करो पूरी लगन से, पूरी क्षमता से। लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की चिंता या उससे मिलने वाली पहचान से खुद को मत जोड़ो। वो श्लोक है ना, कर्मण्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, सुना है। मतलब कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल, तुम्हारा अधिकार कर्म करने तक है, उसके फल पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और ना ही फल तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या इससे मोटिवेशन कम नहीं होगा? अगर मुझे रिजल्ट की परवाह ही नहीं तो मैं अपना बेस्ट क्यों दूंगा? खासकर जैसे ऑफिस में टारगेट होते हैं या कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाएं या नतीजे को बिल्कुल भूल जाएं। तो फिर क्या मतलब है? मतलब है नतीजे के डर या लालच से मुक्त होके काम करना। जब आप इस बोझ से आजाद होते हैं ना, तो आप ज्यादा फोकस से, ज्यादा शांति से काम कर पाते हैं। आपकी एनर्जी चिंता में वेस्ट नहीं होती, वो काम की क्वालिटी में लगती है। ये बात तो सही है। सोचिए, कोई सर्जन ऑपरेशन करते वक्त ये सोचे कि मुझे कितनी फीस मिलेगी या मेरी कितनी तारीफ होगी, तो क्या वो ठीक से ऑपरेट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस तो मरीज पर होना चाहिए। बिल्कुल। कर्मयोग आपको उस काम के प्रोसेस में डूब जाने देता है, जिसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं ना। हाँ, फ्लो स्टेट। वो यही है। और मजे की बात, न्यूरोसाइंस भी अब ये कह रहा है कि जब हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन ज्यादा स्टेबल तरीके से रिलीज होता है। रिजल्ट से मिलने वाले हाई से ज्यादा सस्टेनेबल खुशी मिलती है। गीता ने ये बात हजारों साल पहले कह दी थी। कमाल है। तो स्टार्टअप में भी जो लोग सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं, शायद वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना वो जो प्रोडक्ट बनाने में खो जाते हैं। एग्जैक्टली। फोकस कर्म पर हो, फल अपने आप आएगा या नहीं भी आए, पर आपका संतोष आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो स्टोइक ने इमोशनल कंट्रोल सिखाया, कर्मयोग ने रिजल्ट से डिटैचमेंट। अब एक तीसरा रास्ता भी है ना, चीन से, ताओवाद। हाँ, ताओइज्म, लाओ त्सु की टीचिंग्स। उन्होंने ताओ की बात की, कोई अदृश्य प्रवाह और उसके साथ हार्मनी में जीना। ये सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। हाँ, ताओ को समझना थोड़ा अलग है। उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है वू वे। वू वे, इसका क्या मतलब? इसका लिटरल ट्रांसलेशन तो नॉन एक्शन या अकर्म जैसा होता है, पर वो सही नहीं है। इसका मतलब आलस नहीं है। अच्छा, तो फिर? वू वे का मतलब है सहज क्रिया, एफर्टलेस एक्शन, बिना जोर जबरदस्ती के सही टाइम पर सही तरीके से काम करना। जैसे पानी है, हाँ, वो पहाड़ों से नीचे आता है तो चट्टानों से लड़ता नहीं है, वो अपना रास्ता उनके बीच से बना लेता है। सही। या जैसे कोई बहुत कुशल शेफ सब्जी काटता है, वो जोर नहीं लगाता, चाकू और सब्जी के रिदम के साथ काम करता है। ये नेचर के फ्लो के साथ अलाइन होना है, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना नहीं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, आज के जमाने में जहां हर कोई और तेज और ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल, ये रेवोल्यूशनरी आइडिया है। बर्नआउट का इलाज हो सकता है इसमें। लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? हमारी दुनिया तो प्लानिंग, गोल सेटिंग, डेडलाइंस पर चलती है। क्या वू वेई का मतलब है कि हम ये सब छोड़ दें, बस बहते जाएं? इसमें तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वू वेई प्लानिंग या गोल्स के खिलाफ नहीं है। ये उस तरीके के बारे में है जिससे हम उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। ये फोर्स करने के बजाय मौके को पहचानने और उसके साथ बहने की बात है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, जबरदस्ती सोल्यूशन सोचने के बजाय शायद थोड़ा रुकें, प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखें, किसी और से बात करें, सोल्यूशन को खुद उभरने का स्पेस दें। क्रिएटिविटी में भी यही होता है। बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम दिमाग पर जोर डालना बंद कर देते हैं। हाँ, शावर लेते हुए या वॉक करते हुए। बिल्कुल। रिश्तों में भी किसी को बदलने की जिद करने के बजाय उसे समझना, एक्सेप्ट करना ज्यादा असरदार होता है। ताओ कहता है कि सबसे नरम चीज जैसे पानी, वक्त के साथ सबसे सख्त चीज यानी पत्थर को भी काट सकती है। वाह, मतलब धीरज और सही समय पर सही एक्शन, जी, नॉट पैसिविटी। एग्जैक्टली, इट्स द आर्ट ऑफ टाइमिंग एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, हमने स्टोइकिज्म देखा, कर्मयोग, ताओवाद। इन सब में एक चीज कॉमन लग रही है मुझे, अंदरूनी जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल। और शायद बौद्ध धर्म इसी पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, माइंडफुलनेस के जरिए। हाँ, आप कह सकती हैं। करीब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्धा ने जो सिखाया, उसका कोर यही था कि हमारे दुख का कारण हमारी अटैचमेंट और इग्नोरेंस है। आसक्ति और अज्ञानता। और उन्होंने इससे निकलने का रास्ता बताया। दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए
अपने मन को समझकर उससे ऊपर उठना। उनका एक सिद्धांत है मध्यम मार्ग। मिडिल पाथ। हाँ, यानी एक्सट्रीम से बचना, न बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा तपस्या। और दूसरा जो सबसे जरूरी है वो है सती या माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये शब्द तो आजकल हर जगह सुनाई देता है। हाँ, बहुत पॉपुलर हो गया है। इसका मतलब है बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी बॉडी में सेंसेशंस, उनके प्रति पूरी तरह अवेयर रहना, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। पर क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड बनकर नहीं रह गया है? कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स, मेडिटेशन एप्स, क्या इसका जो गहरा मतलब है वो कहीं खो तो नहीं रहा? ये चिंता बिल्कुल जायज है। जब कोई चीज पॉपुलर होती है तो अक्सर वो थोड़ी सतही हो जाती है। हाँ। लेकिन माइंडफुलनेस सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है। ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। ये हमें हमारे ऑटोमेटिक आदतों और रिएक्शंस के जाल से बाहर निकाल सकता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं, बिना किसी ऐप या क्लास के? बहुत आसान तरीकों से। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हैं या मीटिंग में बोर हो रहे हैं, अक्सर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या फोन निकालने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। माइंडफुलनेस कहती है उस फ्रस्ट्रेशन या बोरियत को बस नोटिस करो। शरीर में कहाँ टेंशन है, मन में क्या चल रहा है, बस देखो, जज मत करो। या जब फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलने का मन करे, उस इच्छा को देखो, एक पल रुको, फिर तय करो क्या ये सच में जरूरी है या बस आदत है। अच्छा, ये छोटे छोटे मोमेंट्स। हाँ, ये छोटे छोटे पल ही जागरूकता के मौके हैं। ये हमें ऑटो पायलट से हटाकर ड्राइवर सीट पर लाते हैं। और अब तो न्यूरोसाइंस भी मान रहा है कि रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन रिवायर होता है, फोकस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। बुद्ध ने हजारों साल पहले जान लिया था। कमाल है। तो हमने स्टोइकिज्म, कर्मयोग, ताओवाद, बौद्ध माइंडफुलनेस, ये कुछ बड़े फ्रेमवर्क्स देखे। सब अलग अलग जगह से हैं, पर कहीं ना कहीं मन को साधने की, जिंदगी को बेहतर जीने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब सवाल यह है कि कोई सुनने वाला इन्हें अपनी लाइफ में लाए कैसे? क्या ये सब एक साथ करना है? ये तो बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये नहीं है कि आप रातों रात स्टोइक, योगी, ताओवादी और बौद्ध सब बन जाएं। वो तो इम्पॉसिबल है। असल में इन सब फिलॉसफीज में कुछ कॉमन धागे हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर क्या चल रहा है उसे समझना, उसे कंट्रोल करना या एक्सेप्ट करना, इंटेंशन के साथ एक्शन लेना, चीजों को जैसी हैं वैसी देखना। हाँ। तो शुरुआत छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स से हो सकती है। ऐसे। जैसे शायद सुबह उठकर बस 2 मिनट ये सोचना, आज क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। ये स्टोइक प्रैक्टिस हो गई। या काम करते वक्त बीच बीच में याद करना कि फोकस प्रोसेस पर रखना है, रिजल्ट की टेंशन थोड़ी कम करनी है। ये कर्मयोग हो गया। ठीक है। या दिन में जब स्ट्रेस लगे तो बस रुककर 2-3 गहरी सांसें लेना और अपने आसपास की आवाजों या चीजों पर ध्यान देना। ये माइंडफुलनेस हो गया। या कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल सोचना कि क्या कोई और कमजोर जबरदस्ती वाला रास्ता है। ये ताओवाद वू वेई हो गया। अच्छा, मतलब छोटे छोटे बदलाव। हाँ, जरूरी नहीं कि सब एक साथ करें। जो प्रिंसिपल या प्रैक्टिस उस वक्त ज्यादा अपील करे उसे ट्राई करके देखें। धीरे धीरे ये आदत बन सकती है। तो एक तरह से ये एक मेन्यू जैसा है जिसमें से हम अपनी जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से चुन सकते हैं। बिल्कुल सही। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं, दिशा दिखाते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हाँ, इंसान की जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, डर, इच्छा, मीनिंग की तलाश, वो काफी हद तक वैसी ही रहती हैं जैसी हजारों साल पहले थीं। ये बात तो है। हम अक्सर सोचते हैं कि नॉलेज लीनियर है, नया हमेशा बेहतर होता है, पर शायद असली विजडम वो पुरानी नहीं होती, वो बस गहरी होती जाती है। बिल्कुल। इन प्राचीन विचारकों ने कुछ ऐसा समझ लिया था जिसे हम आज की दौड़भाग में भूल जाते हैं। बाहरी दुनिया बदलती है पर अंदर की दुनिया के नियम वो ज्यादा नहीं बदलते। सही कहा। उनके पास वाईफाई नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, पर उन्होंने शायद कुछ ज्यादा गहरी चीज मास्टर की थी, अपनी इनर रियलिटी को समझना और उसे साधना। तो अगली बार जब कोई नया लाइफ हैक या प्रोडक्टिविटी टिप दिखे तो एक पल रुकिए, सोचिए, हो सकता है उसका जवाब पहले से ही कहीं लिखा हो। हाँ, किसी पुराने ग्रंथ में, किसी पत्थर पर, या बस सदियों से चली आ रही बातों में। जैसा कि ताओते चिंग याद दिलाता है, दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को जानना
सच्चा ज्ञान है। क्या बात है। शायद इन प्राचीन लोगों ने हमें खुद को जानने का एक मैप दिया है, हमें बस उसे पढ़ना सीखना है और उस पर चलना। बिल्कुल। यहां एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। इन सभी प्राचीन ज्ञानों में से कौन सा ऐसा विचार है जो आज की जिंदगी की चुनौतियों से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हुआ महसूस होता है?